नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। हमारा देश आजादी से पहले जाति के नाम पर बटा। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन दलित, कौन आदिवासी। आजादी जब मिली तब धर्म के नाम पर बटा। एक तरफ हिंदू कर दिए गए, दूसरी तरफ मुसलमान कर दिए गए। और अब जब भारत अपनी आजादी के बाद अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तब भारत को उम्र के नाम पर बांटा जा रहा है। मिलेनियल है, बूमर है, जेनेक्स है, बेबी बूमर है, तो मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ करता है तो वो मोदी का वोटर होगा। 18 से 20 साल की उम्र का है, प्रोटेस्ट करता है तो शायद विपक्ष का वोटर होगा। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अब उम्र के आधार पर बांटने वाली राजनीति का शिकार हमारा देश कब तक होता रहेगा। यही बात आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटे थे इसीलिए कटे थे। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो। वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। चौदह अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। अयोध्या से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जेनजी को भटकाने और बहकाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि बहकाने वालों के पूर्वजों की वजह से बंटवारे की त्रासदी हुई। इस सच्चाई से युवाओं को वाकिफ कराइए। अब ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। अब टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को। उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अर्शित किदवई भी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। वैसे तो प्रश्न मेरा रोहन गुप्ता जी से था, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन घनश्याम जी आज सवाल ये पूछा जा रहा है। रोहन जी जुड़ गए, लाइए उन्हें स्क्रीन पर। रोहन जी, सवाल यह है कि जब हम अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं,
जब हम ये उत्साह मनाने जा रहे हैं, आज भी हम विभाजन की बात कर रहे हैं 80 साल के बाद। ये देश में बांटो और राज करो की राजनीति कौन खेल रहा है? कौन जेएनसी को भटका रहा है? देखिए, इतिहास की जब हम बात करें, जो इतिहास के पन्नों पे लिखा है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जब आजादी का हम पर्व मना रहे हैं 80वां, तब ये बात अगर सामने आती है तो उसमें गलत क्या, इतिहास की तो बात हो रही है। और डिवाइड एंड रूल तो विपक्ष का काम है। हमने देखा था लोकसभा के टाइम पे किस प्रकार से दलित, नॉन दलित, पिछड़ा, अगला करके उन्होंने लोगों को भरमा किया। जहां जहां विपक्ष को लगता है कि उनकी राजनीति खतरे में आती है, तब उत्तर दक्षिण कर देंगे, दलित अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, युवा बुजुर्ग कर देंगे। ये सब तो विपक्ष कर रहा है। हमको तो जरूरत नहीं, हम तो जो इतिहास के पन्नों पे लिखा है उसको देश की जनता के सामने ला रहे हैं। मुद्दा यह है मीनाक्षी जी कि तुष्टीकरण की राजनीति में विपक्ष इतना ज्यादा लिप्त हो गया है कि जो इतिहास के पन्ने पे गलती हुई थी उसको एडमिट करने में भी उनको प्रॉब्लम है। जो गलती हुई उसको मानना चाहिए, और देश की जनता देख रही है। तो लगता है कि जब समय होता है, जब देश का एक स्वतंत्र दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तब इतिहास के पन्नों पे जो कालिक पुती हुई उसको देश के सामने लाना जरूरी है। क्योंकि यही इतिहास के नाम पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने ये किया वो किया। जब ये मुद्दे भी सामने आते हैं तब उसको इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाता है, हमारे नहीं। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? मैं ये कह रही हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को पुश करने वाली समाजवादी पार्टी है जो जेएनसी को भटका रही है। आजादी के हम 80 साल आगे आ चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप क्यों? क्योंकि अगर उसकी तुष्टीकरण की राजनीति देखें, हमने देखा है अतीक अहमद का क्या था, हमने देखा है माफिया राज क्या था। वो तुष्टीकरण नहीं थी तो क्या थी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता वो माफिया राज को भूल पाएगी? वही तुष्टीकरण की बलि चढ़ा है उत्तर प्रदेश इतने सालों से। कितने ज्यादातर शासन किया उत्तर प्रदेश में? या कांग्रेस ने किया, सपा ने किया? आज जब वो सवाल उठा रहे हैं, आप जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांकने देखना तो पड़ेगा ही मीनाक्षी जी। वही सवाल उठा रही होगी जी, उसमें गलत क्या है? मुद्दा साफ है, सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, जहां जहां उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे अपनी राजनीतिक दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, वो पूरा प्रयास करते हैं। तो जब वो राजनीति करेंगे तब सवाल तो उठेगा ही। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हो या जिस प्रकार का अतीक अहमद की हम बात करें, माफिया राज की बात हो, ये सारे इतिहास पन्नों में लिखा गया है। और जब 15 अगस्त की बात आती है तो इतिहास को हाथ करना जरूरी है। ठीक। योगी आदित्यनाथ ने आज घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी को घेरा और उन्होंने घेरते हुए कहा कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की पैरोकार समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम आएंगे तो उन्हें गृह मंत्री बना देंगे। जरा ये बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं, फिर घनश्याम जी आप जवाब दीजिएगा। आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। दरअसल घनश्याम जी, योगी आदित्यनाथ जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब हम बटे थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इसलिए कटे थे। आज भी परिस्थिति वैसी है, बस परिदृश्य बदल चुका है। आज उम्र के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है और बांटने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे
ईमानदार प्रयासों से हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भविष्य की पीढ़ियों को एक अच्छा हिंदुस्तान देंगे। जहां तक आपने बात शुरू की आदित्यनाथ जी से, तो मैं कुछ हलफनामे उनके पढ़ लेता हूं। धारा 144, 147 दंगा कराने का आरोप, धारा 188 सरकारी कर्मचारी द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन, धारा 295 किसी धर्म का अपमान करने की नीयत से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, धारा 297 कब्रिस्तान या शमशान स्थल पर बिना इजाजत के घुसपैठ, धारा 436, धारा 506 और न जाने कितनी धाराएं, जितनी आपके पास या आपके किसी दर्शक के पास मार्कशीट नहीं होगी, उससे ज्यादा तो आदित्यनाथ जी के ऊपर धाराएं लगी थी जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और ये अकेले वो नहीं हैं। आज अगर आप देश में क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको फर्श से अर्श पर लेके जा सकती है। वो आपको मुख्यमंत्री बना सकती है, वो आपको गृह मंत्री बना सकती है, वो आपको मंत्री बना सकती है, वो अगर आपकी डिग्री मिसिंग है तो शायद आपको प्रधानमंत्री भी बना सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साधारण आंकड़ा आपका कोई भी दर्शक अगर गूगल करेगा तो देखेगा कि इस समय लगभग 2000 एमपीज और एमएलएज हैं। उसमें रोहन जी नहीं हैं, लेकिन उन 2000 में कैसे लोग हैं? 800 ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे। जिस पार्टी ने पूरे देश को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से भर दिया हो, जो पार्टी में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 45 करोड़ देश के लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है, चढ़ावा दिया है, जिस पार्टी के हाथ 45 करोड़ भारतीयों को की लूट से रंगे हुए हों, उनके धर्म की लूट से, उनकी आस्था की लूट से रंगे हुए हों, जो पार्टी संसद में सबसे काला इतिहास रचती है कि पिछले 12 साल में जितने इतवार हुए हैं उससे कम संसद आहूत करती है, संसद को शॉपिंग मॉल बना देती है, कहती है इनके पास 2/3 बहुमत है, जब जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था अब की बार 400 पार। और फिर भी हिम्मत नहीं होती देश के गृह मंत्री की, जनरल शाह की या देश के प्रधानमंत्री की कि संसद में मॉनसून सत्र में दिखाई दे जाएं, 2 शब्द बोल दें। तो देखिए, अंग्रेजों की चापलूसी करके नेहरू जी के दौर में जीना अलग था। उस समय के दौर को पलट अलट के ये लोग अपने आप को नेता मानते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी ढंग की भूमिका निभाई। लेकिन सत्य यह है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिसके आरोप आरएसएस पे लगे, तो ये लोग मिठाई बांट रहे थे। तो इनके पूर्वज तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी के हत्यारों में शामिल थे और उनके साथ खड़े थे, और आज भी ये देश को कुछ दे नहीं रहे हैं। ये क्या कहेंगे? घनश्याम जी, आपका आरोप ये है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ खड़े थे, लेकिन अभी जो अब आपने धाराएं गिनाई, मैं आपसे ये पूछती हूं कि आजम खान आपके इतने प्रिय क्यों हैं, जो पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं, जिनके ऊपर धोखाधड़ी से लेकर न जाने कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, उन्हें अब गृह मंत्री बनाने के लिए इतना आतुर क्यों हैं? मीनाक्षी जी, एक ही वाक्य में जवाब दूंगा। अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे मुख्यमंत्री बना सकती है, और एक राज्य में नहीं, अनेक राज्यों में, तो ये क्या कहेंगे? इनकी मर्जी है। जवाब रोहन गुप्ता देंगे। खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल आतंकवादी को सांसद बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, इनकी मर्जी है, क्योंकि इनको लगता है कि देश में तानाशाही आ गई है। देश में तानाशाही है, और देश में तानाशाही की वजह से आप जैसा कहेंगे वही सही है। रोहन जी, देखिए, आपने घुमा फिरा के आजम खान पे बात की, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। अभी नकली चुनावी हिंदू बन के निकल पड़े हैं। क्या उनके नेता आज तक भी राम मंदिर गए? वो बोल रहे कि नहीं, हमारा मंदिर बनेगा तब जाएंगे। हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर क्या होता है? क्या राम हिंदू सनातन कोई राजनीति का विषय है? आप चंदे की बात करें, एक बार मंदिर जाके वहां प्रायश्चित तो कर लीजिए। और आपकी पार्टी की हकीकत तो नेताओं के मुंह से निकल ही जाती। आपकी विचारधारा क्या है? यही तो, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश डर रहा है। अगर आप कहीं पे सत्ता पे आने का चांस नहीं है, फिर भी आपका आजम खान जो है गृह मंत्री का उम्मीदवार है, आपसे अपेक्षा क्या रखेगा? क्या उत्तर प्रदेश चाहेगा वो माफिया राज में चला जाए? क्या उत्तर प्रदेश चाहेगा बहन बेटी जो सुरक्षित हुई है वापस उसी गर्त में चली जाए? क्या उत्तर प्रदेश को आतिक अहमद जैसे लोगों को याद कर रहे हैं? नहीं। यही तो मौके होते हैं मीनाक्षी जी। आप चुनाव, आप पॉलिटिकल पार्टी के नाते हर मुद्दे पे आप राजनीति कर सकते हैं, हर मुद्दे पे कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं हम तो नए नए हिंदू बने, सनातनी बने। पर जब भी एक मौका मिलता है, जब आपके नेताओं के मुंह से बातें निकलती है, तब आपकी असली विचारधारा क्या है वही उस बात का प्रतीत होती है। और इसीलिए जनता कभी भी इन पे भरोसा नहीं करती। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि अगर इस परिस्थिति में आजम खान का उनका प्यार है, तो गलती से अगर उनको 2-4 वोट ज्यादा मिल गया तो ये लोग क्या हाल करेंगे? इसलिए कभी भी इन पे भरोसा नहीं करेंगे। मैं आ रही हूँ घनश्याम जी, मेरे 2 और पैनलिस्ट हैं, आप उनके पास में जाऊं। शेखर अय्यर जी, मैं इस वक्त जो विपक्ष का एक रवैया देख रही हूँ, फिर वो राहुल गांधी की भाषा हो,
वो पप्पू यादव का भगवा पहन का चढ़ावा चोरी का वो पूरा एक्ट हो, वो थिएट्रिक्स हो, वो पवन खेड़ा का एक सॉफ्ट टॉय वाला बंदर लेकर आ जाना हो, ये इस वक्त विपक्ष कर क्या रहा है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, विपक्ष से ज्यादा राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी कर रहे हैं तो बाकियों को फॉलो करना पड़ रहा है। और सवाल आता है, राहुल गांधी इस तरह की थिएट्रिक्स पे क्यों उतरे हैं? कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के कोई स्ट्रक्चर्ड डिबेट में उनका भाषण देना, उनका स्टाइल ऑफ डिलीवरी प्रियंका जैसा नहीं है, बताऊं तो गौरव गोगोई जैसा भी नहीं है। तो उनका लग रहा है कि पार्लियामेंट डिबेट उनका बड़ी स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो बोले हैं कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन प्रियंका ने एक दो भाषण में उनका ज्यादा ये हो गया, और कांग्रेस पार्टी में भी सवाल आना शुरू हुआ कि प्रियंका जी को टेक ओवर करना है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अचानक कांग्रेस को लग रहा है भाई एक बड़ा वर्ग, यानी जो सो कॉल्ड जेंसी, इसको हम पहुंच नहीं पाए अभी तक, और ये इतना बड़ा चीज हो गया देश में, जंतर मंतर हो गया, रांची हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसको महसूस नहीं करनी पड़ी। जैसे कहा जा रहा है बीजेपी ने भी देख नहीं पाया, सरकार ने भी देख नहीं पाया, क्योंकि व्यवस्था में कई प्रॉब्लम्स हैं, और व्यवस्था की प्रॉब्लम अलग है, उस पर डिबेट तो होनी ही चाहिए। क्यों आज हमारे युवा परेशान है, युवाओं के अंदर क्या फीलिंग्स है, अपनी एजुकेशन संस्थाओं को लेकर क्या फीलिंग्स है, और सर्विस सेक्टर को लेकर क्या है, अपनी क्या स्किल्स मिल रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुझे जो लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है भाई पार्लियामेंट में जाके एक नेता विपक्ष, वो जो स्टेटस है वो ठीक है, लेकिन उस स्टेटस से उनको ज्यादा पार्लियामेंट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रहे जैसा प्रियंका कर पा रहे। नहीं, तो आपको ये लग रहा है कि वो खुद विपक्ष जो है वो डीरेल हो रहा है, और जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके पीछे चलने के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नेता मजबूर हैं? क्यों? क्योंकि वो एलओपी हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं जितनी मेरी जानकारी है कि कल जो मतलब संसद के परिसर के अंदर वो एक टॉय को लेकर दिखाना, बंदर ये दिखाना, उसके बाद एक स्टेज पे जिस तरह उन्होंने ड्रामा किया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में भी कई तरह तरह के व्यू आ रहे हैं। भाई हमें ये क्यों करना है, हमें जब हमारे पास अच्छे एक नैरेटिव बनने के लिए ये है, ये तो फिर तो कॉमेडी हो गया है, फिर तो जोकर फिल्म बन जाएगा कि हम केवल इसी तरह करके हम खुश रहेंगे, सारी चीजें बर्बाद हो जाए। ये ऑपोजिशन के लिए इलेक्शन जीतने की कभी नैरेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा भी साथ लेके चलना है। भाई ये नहीं कर पा रहे, अब ये करेंगे, वो अभी तक राहुल गांधी मुंह से अभी तक निकला नहीं है। मैं इसी विपक्ष के एजेंडे को और समझने की कोशिश करती हूँ। रशीद जी, विपक्ष का एजेंडा है क्या? राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? अखिलेश यादव का एजेंडा क्या है? वो जेनजी को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो थिएट्रिक्स हो रही है उससे वो जेनजी टारगेट हो भी रहा है? जी मीनाक्षी, देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस और विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस और विपक्ष वही कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने पहले किया था। युवाओं को सरकार के खिलाफ मतलब भड़काना, या युवा का जो आक्रोश होता है, निराशा होती है, उसका आप कोई भी भाव प्रस्तुत कर सकती है मीनाक्षी, उससे विपक्ष को फायदा होता है। हम स्मरण करें 1975 में क्या हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की बात करी थी। उन्होंने पुलिस और फौज से कहा था कि वो सरकार के आदेश न माने, और इस चीज को जो था उस समय भारतीय जनसंघ जो थी उसने पूरा पुरजोर समर्थन दिया था उस एक तरीके का अनार्की को, और उसकी इंदिरा गांधी की बहुत सारी कमियां थी, इमरजेंसी और तमाम एक लंबा चौड़ा अध्याय है। मेरा कहना यह है कि युवाओं को उस तरह का उसको राजनीतिक रूप से उसका लाभ पाने का काम पूरा जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, कम्युनिस्ट पार्टीज ने, भारतीय लोक दल ने, जो 4 दलों का समूह था, उन्होंने सब कुछ किया। यही तकरीबन बात आती 1989 में, जब राजीव गांधी के राजनीतिक मतलब प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री उनका जब ढलान पे आ गए थे, उस समय बोफोर्स और शाहबानो और बहुत सारे ऐसे मामले थे, पोस्टल बिल वगैरह, उस समय भी युवाओं में बेचैनी थी, युवा उग्र थे, और उसका विपक्ष ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट दोनों ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार
सरकार बनाई उसमें बिल्कुल वो सामने थे। तीसरा दृश्य मैं आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का 2011, 12, 13 के समय दिखाता हूँ। उस समय भी वही हुआ कि जो युवा में निराशा थी, वो निर्भया कांड और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तथाकथित घोटाले वगैरह, सबको लेके भाजपा ने बखूबी उसको भुनाया। इससे कोई ये कहना कि स्वतंत्रता संग्राम की बातें और वो आजादी के समय क्या हुआ, देश का पार्टीशन क्या हुआ, वो उससे कोई ना कोई लिंक है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ तो एक राजनीतिक चेतना की बात है। अगर राजनीतिक चेतना में युवा सामने आते हैं, जो भाजपा ने उसका फायदा उठाया और राज्यों में अभी भी उठा रही है जहां कांग्रेस के शासन होता है, और सत्ता पर लेकिन रशीद जी, आपने अभी तीन विषय वो दिए। हो रहा है। आपने इसमें कहा हमें कि जब आपत्ति किस जेपी बात का की है? आंदोलन हुआ उस वक्त इमरजेंसी एक बड़ा विषय था। उसके इमरजेंसी बाद बाद के में जिस लगी। आंदोलन की आपने नहीं, बात नहीं, कही, नहीं, करप्शन नो, एक इशू हो गया था। मीनाक्षी, जी, तथ्य साफ होने चाहिए। उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी या नहीं दी थी? उन्होंने पुलिस और फौज को सरकार का कामकाज मानने से इनकार करने को कहा था कि नहीं कहा था? ये तमाम तथ्यात्मक बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं कोई तथ्यात्मक बातों को मैं अलग भी नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने जब 3 कॉज गिनाए, मैं उन 3 कॉज पर इसलिए आपसे बात करना चाह रही हूं। आपने कहा कि जब इंदिरा गांधी का समय था तब इमरजेंसी एक बड़ा कॉज हो गया था। उसके बाद फिर करप्शन के इश्यूज आ गए। अभी अब बोफोर्स का नाम आपने लिया। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी जब खड़ा हुआ तब भी एक माहौल ऐसा तैयार हो गया, वो एक आंदोलन की शक्ल ले चुका था। लेकिन आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं या जो विपक्ष के लीडर्स कर रहे हैं, उनके पास हाथ में वो कौन सा मुद्दा है? आप इटली की प्रधानमंत्री का एक मंच पर खड़े होकर, जिसका नाम रचनात्मक कांग्रेस है, उसमें मजाक उड़ा रहे हैं। कॉज क्या है और तरीका क्या है? मैं इस तरीके पर आना चाह रही हूं। जी जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, उतनी हम जितना उसकी आलोचना करें उतना कम है। वो बहुत ही निंदनीय कृत था। उनको राहुल गांधी को उस समय, और मुझे तो लगता है कि उनको दीक्षित जी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। तो ये तमाम चीजें, लेकिन कौन सा मुद्दा कितना सही है, क्या गलत है, क्या, देखिए मैंने और शेखर अय्यर यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी सुना है गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये पूरा का पूरा नारा चल रहा था। सर, चौकीदार चोर है का तो नारा राहुल गांधी ने भी दिया, लेकिन क्या वो चौकीदार चोर है का नैरेटिव? मैं आपकी बात मान रही हूँ सर, मैं आपकी बात मान रही हूँ। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ऑल इंडिया रेडियो पर जब ये बात कह दी गई, जब टीवी पर ये बात कह दी गई, प्रसारण हो गया, उसको एडिट करने का भी समय नहीं मिला। ये हिस्ट्री हम जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है कहते हैं, तो ये उन्हीं बैकफायर कर जाता है। रोहन गुप्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। रोहन जी, देखिए, राशिद भाई जनरली बात करते हैं कांग्रेस की फेवर में। उन्होंने कहा कि मैंने उसका खेद किया। उन्होंने कहा कि संदीप दीक्षित पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं? उन्होंने नहीं कहा क्या? मेलोनी के बारे में जब कहा, उन्होंने रिएक्शन नहीं किया? कभी देखा है क्या नेता प्रतिपक्षी? संवैधानिक पद है मीनाक्षी जी। एक संवैधानिक पद पे पैदा हुआ व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, जो दूसरा संवैधानिक पद है, उसका अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक बिंदु हो सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आपके पास मुद्दे 10 हो सकते हैं, आप करिए, पर इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी भी देखा? इतना स्तरहीनता गिनना, वो भी नेता प्रतिपक्ष के मुंह से प्रधानमंत्री के बारे में, एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के मजाक उड़ाना। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के बाहर देश की छवि खराब हो रही है? देश के बाहर तो विपक्ष भी देश का भाग है ना। आज बाहर के देश के लोग क्या बोलेंगे कि देश के अंदर वहां पे दूसरे राष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के हम कुछ बोल नहीं रहे। आंदोलन होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी कौन से आंदोलन की बात कर रही है? छात्रों की बात आती है, उनकी असलियत यहाँ पे, इनको झारखंड में मौका था दिखाने के लिए, सब देश के सामने आ गया। वो कहीं ना कहीं छात्रों के जो मुद्दे थे उस पर बैठ के उन्होंने राजनीति का प्रयास किया। झारखंड में मुद्दा है, वहां पे फेल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता कहां बची है? और मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि जब पार्टी का मुद्दाहीनता हो जाना तय होता है, तब स्तरहीनता का उनको आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा नहीं क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है, पर कहां से मरता क्या ना करता, कहीं ना कहीं तो मीडिया का अटेंशन बटोरना है। नहीं, लेकिन रोहन गुप्ता जी, इसमें आपके कमीज पर भी दाग है। मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास भी। आपकी कमीज पर भी दाग ऐसे हैं, निशिकांत दुबे जी जब पोस्ट लिखते हैं और जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा गांधी भी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही। फिदेल कास्त्रो के साथ अगर वो मुलाकात कर रही हैं, दैट वाज अ डिप्लोमेटिक हग। मीनाक्षी, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी देखिए, मैं दो व्यक्ति की बात कर रहा हूं। दो संवैधानिक पद के सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री है, विपक्ष की तरफ से एलओपी है। इनके मुंह से आना, मैं तो इन चीजों पे हमेशा मैं नहीं मानता हूं कि कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी लेके भी होना चाहिए, पर इन दो के मुंह से निकलना बहुत बड़ा मायना रखता है। एक व्यक्तिगत नेता बोलता है, कोई रैली में बोल देना, किसी एमपी का बोल देना, फिर भी हम
को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का दूसरे सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति पे डायरेक्ट अटैक करना, मजाक उड़ाना, मुझे नहीं लगता ये स्तरहीनता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। घनश्याम जी एक बात बताएं, राहुल गांधी की जो पोजीशन है जिसे हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो उसके पास वो नीतियां होती हैं, वो तर्क होते हैं देश को आगे ले जाने का, भविष्य देने का, दिशा देने का, एक खाका होता है। राहुल गांधी का वो खाका कहां गया? मीनाक्षी जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, यानी वो जिनकी परछाई है, जरा उनको देख लेते हैं किसकी परछाई है। यही 2024 में विपक्ष के अभियान को मुजरा कहने वाले व्यक्ति की परछाई है। उसी संसद में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को ये कहना कि आप रेनकोट पहनकर नहाते हैं, उनकी परछाई है। बीके हरिप्रसाद को कहना कि आप बिके हुए हैं, उनकी परछाई है। सोनिया गांधी जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। सुनंदा पुष्कर जी को तरह तरह की भद्दी बातें कहना, उनकी परछाई है। और निशिकांत दुबे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे किसी और पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के व्यक्तिगत स्पोक्सपर्सन है। संसद में जब भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला होता है, पहला बयान और संसद की पहली बहस निशिकांत दुबे करते हैं। तो निशिकांत दुबे हो गए या रमेश बिदुड़ी हो गए, ये ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी है। ये उस संस्कार को दिखाती है जो प्रधानमंत्री कैरी करते हैं, उस संस्कार को दिखाती है जो जनरल शाह कैरी करते हैं। तो इस सब में भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलदल में, ऐसे कीचड़ में है, कमल कहीं दिखाई नहीं देगा। लिया दलदल, ठीक है, ठीक जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, ऐसे दलदल में है कि उसमें कमल कहीं दिखाई नहीं देगा, केवल कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने लगाया है दूसरों के ऊपर, गृह मंत्री ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी के जो 800 एमपी और एमएलए। सोचिए, रोहन जी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि इनकी पार्टी में 800 एमपी और एमएलए हैं जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, जो देश के ऊपर दाग है। इस बात का खंडन नहीं किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। घनश्याम जी, आपने भी तो खंडन नहीं किया राहुल गांधी के इस एक्ट का। राहुल गांधी को क्या जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेते हुए वो कुटिल मुस्कुराहट देनी चाहिए थी? क्या संदीप दीक्षित को इस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेना चाहिए था? क्या ये विपक्ष की विदेश नीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपकी बात का इस तर्क से जवाब दे रहा था कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बता रहा था कि देश को पता होना चाहिए कि हम किसकी परछाई से तुलना कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो संसद में जितने आज तक 12 साल में गैजेटेड हॉलीडेज हुए हैं, उससे कम दिन संसद आए हैं और उससे 3 गुना ज्यादा विदेश रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हर मर्यादा को तार कर दिया, रात को 12:30 बजे रील बनाएंगे, लेकिन संसद में जब एग्जाम पेपर लीक की बहस होगी, न प्रधानमंत्री आएंगे, न जनरल शाह आएंगे। घनश्याम जी, आपसे ये जवाब लेना पड़ा क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि शायद अखिलेश यादव जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर कोई टेक लिया हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। आपने खंडन किया, बेहतर है। रोहन जी जवाब दें। देखिए, वापस मैं कह रहा हूं मीनाक्षी, आप घुमा फिरा के सवाल पूछ के उनको गोल कर देना। किसी भी देश के किसी भी नेता ने, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस प्रकार से मजाक बनाया हो, मुझे एक भी एग्जांपल दे दीजिए किसी भी पार्टी का। वर्ल्ड में सारे देशों की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसी को स्तरहीनता कहता हूं। आप मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं थे, पर आप इतना आगे चले गए कि अब आपको भारत देश की क्या परंपरा है या भारत देश की क्या शाख के ऊपर असर होता, आप उसकी भी आप नहीं कर रहे। यही तो आपकी स्तरहीनता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की छवि तो मत खराब करिए। आपको जो राजनीति करनी हो करिए, जितनी आप गाली देंगे उतने वोट आपके कम हो रहे, जनता तय करेगी, पर देश का तो ध्यान रखिए। दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में इतनी भद्दी प्रकार की जो मुझे हरकतें करना, आज शर्म से सर झुक जाता है। बात राजनीति की नहीं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है? ठीक ठीक। शेखर अय्यर जी, आज जेपी नड्डा ने एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि देश को ऐसा विपक्ष का नेता भी देखना होगा, ऐसा दुर्भाग्य भी होगा, लोकतंत्र का दुर्भाग्य इससे कहा। नहीं, देखिए, ना केवल जेपी नड्डा की बात नहीं है। देखिए, जब मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, जब भी अखिलेश जी पार्लियामेंट में खड़े होके बोले हैं, आप उस विचार पर सहमत है या ना सहमत है, लेकिन वो स्टाइल ऑफ डिलीवरी, जिस तरह बातें सामने रखते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में रखना चाहिए, उसके क्या इम्पैक्ट है। और देखिए, ये होता है एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जिस पर पूरा है, वो भी मास लीडर है, वो भी उनका भी है जितना भी है। लेकिन यही कंपैरिजन से आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक, मतलब 2004 से पार्लियामेंट में है राहुल जी, ये नहीं है कि कल आए हैं, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गया। फिर भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पोजीशन है, वो आप पार्टी अध्यक्ष नहीं है,
आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट फोरम को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और जब भी करते हैं आप देखते हैं उनके भाषण में कितने डिफेक्ट्स हैं। जब अखिलेश जी, मैं उदाहरण के अखिलेश जी ले लीजिए और कोई विपक्ष के नेता ले लीजिए, जिस तरह देखिए वो पूरे जिस तरह करते हैं, पूरे देश देखता है भाई कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे फर्क तो है ही। तो अब राहुल जी को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इज अ बेटर स्पीकर देन राहुल गांधी? अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रखते हैं। नहीं, ही इज अ बेटर ऑपोजिशन लीडर। देखिए ऑपोजिशन लीडर का मतलब क्या है, सरकार की नीति को क्रिटिसाइज करेगा, सरकार के ये करेगा, बट लेकिन हर समय एक सामने एक आईना भी दिखा रहा है ना भाई, ये आपकी नीति है, यही हालत है। लेकिन एक बार बताइए जहां राहुल जी एक कोहेरेंट तरीके से बता पा रहा हो। हमेशा उनका ऑडियंस पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर है। इस बार उनके ऑडियंस, उनको लग रहा है भाई जेंसी एक नया आ गया है, वो बड़ा वोट बेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सक्सेस, मोदी जी की सक्सेस ये युवा था। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह थिएटर करके, ट्वीट करके, ऐसा करके उनके साथ मैं पूरा एकदम कंधे से कंध मिला लूं, तो सारा पूरा वोट मेरे पास आ जाएगा। नहीं, लेकिन शेखर जी, मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी कुल मिलाकर उनकी विदेश नीति का उपहास कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गले मिला लेते हैं तो यही डिप्लोमेसी है। वही मीनाक्षी जी, आयरनी देखिए, वो ज्ञान दे रहे थे कैसे विदेश नीति होना चाहिए, और होते होते क्या बोले। अब स्वयं इस तरह की एग्जाम्पल देके, जिस तरह थिएटर करके ये तो दिखा दिए, विपक्ष के नेता होने के बावजूद उनका फॉरेन पॉलिसी का ना एबीसीडी मालूम है। अगर कोई भी विपक्ष के नेता इतने, और जो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता है जो डिप्लोमेसी में बहुत अनुभव है, क्या उन्होंने इनको कुछ नहीं बताया? तो आप सोच सकते हैं जितने सीनियर लीडर्स हैं इस तरह। देखिए आपका क्या मतलब है मेलोनी से भाई, आपका विदेश नीति को आपको क्रिटिसाइज करना है, 1 2 3 करके गिन के बोलिए ना, ठीक है। लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, इस तरह ड्रामा कर रहे हैं। इससे देखिए क्या हो रहा है, इससे एक्सपोजर जो हो रहा है, स्वयं एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये रशीद जी, मैं इस विदेश नीति पर ही आती हूँ। आज चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी टारगेट किसे कर रही है, वो 18 से 20 साल 25 साल के युवा को जो टारगेट कर रही है, इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। 18 से लेकर 30 साल तक का वो युवा जो या तो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, या नौकरी ढूंढ रहा है, या अब नौकरी करना शुरू कर चुका है, उसे अप्रोच कर रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हक डिप्लोमेसी, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू अपने पार्लियामेंट में द नेसेट में भी ये कहते हैं कि दिस इज अ डिप्लोमेसी, जिसे पुतिन सराहते हैं, जिसे इजराइल सराहता है, जिसे बराक ओबामा ने भी तारीफ की, उस पर इस तरीके का आक्षेप लगाकर क्या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसी 18 से 30 साल के युवाओं के बीच में अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, दो बातें आपकी जो आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। युवाओं में पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक तरीके निराशा भी है, उसका विरोध भी है, और वहां पर तमाम है। सत्ता दल के ऊपर ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे हमने बांकीपुर में देखा, हमने दतिया के चुनाव रिजल्ट में देखा। उस पर विपक्ष को कम नुकसान होता है क्योंकि सत्ताधारी दल जो होता है उसको ज्यादा नुकसान का अंदेशा रहता है। तो ये तो युवाओं का और राजनीतिक दलों के बीच में एक गहरा है, एक खाई एक आ गई है, और उसको खाई को पाटने का तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात मीनाक्षी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण की, वो विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति में हमारे यहाँ एक कंसेंसस बहुत टाइम से चलता रहा, दशकों से, कि विदेश नीति पे राजनीतिक दल जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष हो, एक ही सुर में बोलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उसको मैं फिर मुझे ये बात कहना ये राजनेताओं का काम है, लेकिन उसको भंग किया गया है और जानबूझ के किया गया, और वो 2014 से उसमें उसकी दशा और दिशा दोनों बदली। तो उस तरह का आचरण हुआ। 17 का चुनाव था जब हमारे मित्र रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी में थे, इन्हें याद होगा गुजरात का चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के ऊपर जो है एक कांग्रेस पार्टी जो है कॉन्स्पिरेसी कर रही है पाकिस्तान की मदद से भाजपा को हराने के लिए गुजरात में। और उस समय उस मीटिंग में न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह बल्कि जितने भी भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान में रह चुके थे वो तमाम थे। खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब का एक वहां के ऊपर फंक्शन था, वहां के ऊपर था। फिर बाद में बड़ी माफी तलाफी भी मामला बहुत तूल पकड़ा। अरुण जेटली जी जिंदा थे, उन्होंने बीच बचाव करा करके वो तमाम मामला रफा दफा किया। तो ये तमाम बातें, राजनीतिक शालीनता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत। जो राहुल गांधी कह रहे हैं या कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, अनुचित है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है।
और जिस तरह की बातें जो घनश्याम तिवारी ने तमाम चीजों का जिक्र किया, जर्सी काऊ और तमाम तरह की बातें की गई हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और उतनी आपत्तिजनक बात ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस है, तो हम तो देखिए दोनों के बारे में कह सकते हैं। क्या रोहन गुप्ता दोनों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गलत है, दोनों पक्षों को माफी मांगनी चाहिए? रोहन जी जवाब दें। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये किसी भी प्रकार की बात 100% गलत है और राजनीति में नहीं होना चाहिए। और राशि जी, कब तक आप वही उदाहरण, कितनी बार, आज हम पहली डिबेट नहीं कर रहे हैं, 25वीं डिबेट कर रहे हैं जब राहुल गांधी ने कुछ कहा है और आप उसको जस्टिफाई उसी एक एग्जांपल से कर रहे हैं। देश को आगे, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला रचित जी, आपने आपकी बात हो गई। मैं आप तो पॉलिटिकल नहीं है, आप तो कांग्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, उतना मत करिए। आप कांग्रेस तो जर्नलिस्ट नहीं है, दल आपने बदला, दल आपने बदला, डिबेट नहीं कर सकते। आप जर्नलिस्ट, आप मुझे मेरा नाम ले सकते हैं ना, डिबेट कर सकते हैं आप। मैं बीजेपी का प्रवक्ता, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? तो मैं उस हिसाब से आपसे बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता है, तो आप ऐसे बात करिए। आपका कांग्रेसीकरण हो चुका है तो बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक रशीद जी, रोहन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। मनीषा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, इनको जो भी यहाँ पे आप सीनियर जर्नलिस्ट बिठाते उनको अपना डिसिप्लिन करिए कि प्रवक्ता की तरफ नहीं, ऐसे देखिए रोहन जी, हम ऐसे बात ना करें, सब बड़े सम्माननीय गेस्ट है हमारे बीच में, आप अपनी बात रखें। मैं वही बोल रहा हूँ मनीषा जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोला, इसलिए मैं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मीनाक्षी जी, बात उतनी है। वापस उन्होंने कहा, गुजरात का एग्जाम्पल दिया, ये कोई भी एग्जाम्पल जो राहुल गांधी ने आज किया है, क्या उसके सामने स्टैंड करता है? मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या स्तरहीन की नई पराकाष्ठा सेट करने का आपने कोई रिकॉर्ड बना लिया? अगर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कोई नाम आए कि स्तरहीनता का नया रिकॉर्ड क्या है, तो आज की कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस में किसी को इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। हर आदमी कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग बड़े नेता होंगे सब जानते होंगे कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी लेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज उसको भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आप क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है, उसके मुंह से इस प्रकार की तू तड़ाक की भाषा, और प्रधानमंत्री की भी उनकी एज है, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। आप चालू पार्टी, आप पद के ऊपर है, कब तक वही पुराने लैंग्वेज का तो स्तर बहुत खराब हुआ है। अभी इसको किसने शुरू किया, मैं उस पर नहीं जा रही हूं, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो पाया, वो रुक नहीं पाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो मुझसे बात नहीं कर सकता। ये इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली, क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं घनश्याम जी? देखिए, कोई भी, खासकर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, कोई भी इस तरह का भारत नहीं देखना चाहता है जहां पर प्रधानमंत्री के संस्कारों को बाकी राजनेता इस तरीके से उसका अनुकरण कर रहे हो। न कोई इस तरह के प्रधानमंत्री के संस्कार देखना चाहता है, न उस तरह के क्या राजनीतिक दर्शन देखना चाहता है। लेकिन प्रमुख बात क्या है, आपका कोई भी दर्शक जेनजी जब देखता है कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, तो लगता है कि उसके सामने कोई मर्यादा की लकीर ही नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री 12 साल से स्वर्गीय प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू जी को गाली दे रहे हैं संसद में, उनका तिरस्कार कर रहे हैं लगातार, और एक एक भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है संसद में, वो डेस्क बजाता है, जिसको हम सब बड़े हुए चाचा नेहरू कहते हुए, आज की पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को बाल नरेंद्र पार्टी बोल रही है। तो जो जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। आज जो प्रधानमंत्री काट रहे हैं वो उन्होंने खुद ने बोया है। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने अपने एक भी बयान का न कभी खंडन किया, न उस पर अफसोस जताया, न उस पर माफी मांगी। ये कैसा गुमान है, कैसा अहंकार है? बादशाह हो क्या कहीं के? ठीक, मुझे एक चीज तो शेखर जी, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रही हूँ। मुझे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे दुख तो बहुत हो रहा है घनश्याम तिवारी जी को या समाजवादी पार्टी को, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, अफसोस है, लेकिन ना शब्दों को वापस लेने का कोई इसके अंदर संदर्भ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अब यही होगा, अब राजनीति नहीं होगी बल्कि प्रतिशोध होगा। शेखर जी, नहीं देखिए, इस तरह का तो उनसे पूछ रहे हैं आप? शेखर जी, जी अब राजनीति नहीं प्रतिशोध होगा? नहीं देखिए, अभी इस वक्त जब यूपी चुनाव आगे है, कोई ऑफिशियली इसको समाजवादी पार्टी इसको डिसअप्रूव करे ऐसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो ऑपोजिशन की एकता को लेकर बात हो रही है। ये सुझाव भी कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मर्जर भी होनी चाहिए,
इस तरह की बातें भी आ रही है, मैं देख रहा हूं कई पत्रकार सुझाव भी दे रहे हैं इस तरह की, वो अलग बात है। लेकिन हम जानते हैं, देखिए परफॉर्मेंस, देखिए पार्लियामेंटेरियन का हमेशा परफॉर्मेंस फ्लोर पे होता है, वो विपक्ष के नेता हो या मंत्री हो या कोई भी हो। हमने देखा है ऐसे विपक्ष के नेता भी, जब क्यों राहुल जी भी, ये राजीव जी भी विपक्ष के नेता थे, उससे पहले भी हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से कई विपक्ष के नेता रहे। और आज के तारीख में अगर देखेंगे, वो मतलब अब यहां पे जयप्रकाश नारायण की बात हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी और आप आज के विपक्ष नेता को कंपेयर भी नहीं कर सकते और या अटल जी को या अडवाणी जी को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यह बात भी है, अगर पार्लियामेंट में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी है नेता विपक्ष के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए, जिस बातों में सारे बातें ले आ सकते हैं आप, एजेंसी से लेकर देश में कहीं भी दर्द हो, दुख हो, व्यवस्था ठीक नहीं हो, बता सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। लेकिन ये जो तरीका है, इससे ठीक है मोमेंटरीली आपको तो बज़ होगा, सोशल मीडिया होगा, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं होगा जो कांग्रेस के लिए फायदा होगा। बस है लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। और इम्पैक्ट तो तभी समझ में आएगा जब चुनाव नजदीक आएगा, वोट पड़ेगा। असली इम्पैक्ट तो वही बताता है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहन जी, शेखर जी, रशीद जी, घनश्याम जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।